स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से। उपनल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों के रेगुलर होने का रास्ता अब क्लियर हो गया है। उत्तराखंड सरकार को उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उपनल कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साल 2018 में हाईकोर्ट ने भी उपनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था और उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब जल्दी ही उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण के साथ समान वेतन भी मिल सकता है। राज्य के करीब 20,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारी हैं जिन्हें सीधा लाभ मिलेगा। और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेंगे, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों को स्क्रूटनी किया जाएगा। 4 नवंबर का दिन नाम वापसी के लिए आखिरी तारीख होगी। चुनाव के ऐलान के साथ रुद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता भी लागू हो गई है। केदारनाथ में कुल 90,540 वोटर्स हैं। इसमें 44,765 पुरुष वोटर्स हैं। महिला वोटर्स की संख्या 45,775 है। कुल 173 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। मतदान का जो तिथि तय हुआ है, 20 नवंबर मतदान की तिथि तय हुई है और 23 नवंबर को मतगणना का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। इसके अनुसार हमारा जो है 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक का जो एक अवधि होगा, इस बीच में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होगी। पूरे केदारनाथ विधानसभा में उप निर्वाचन के लिए 173 पोलिंग स्टेशंस को तैयार किया गया है। और वहीं केदारनाथ उपचुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से विशेष लगाव रहा है। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर केदारनाथ का अभूतपूर्व विकास किया है, इसलिए आने वाले उपचुनाव में केदारनाथ की जनता विकास का साथ देगी। के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूँगा। उस कड़ी में अनेक कामों को हमने आगे बढ़ाया है। विकास का क्रम वहाँ शुरू हुआ है। केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ रुद्रप्रयाग जिले में आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनावी तैयारियों के साथ अब दोनों पार्टियों की पहली प्राथमिकता है कैंडिडेट सिलेक्शन, जिस पर घमासान भी देखने को मिल जाएगा। तो कोई हैरानी नहीं होगी इस पर। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी अखाड़े में जोर आजमाइश के लिए उतर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आचार संहिता भले ही अब लागू हुई हो, लेकिन पार्टी पिछले 3 महीने से केदारनाथ में चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। अगले कुछ दिनों में कैंडिडेट का नाम भी फाइनल कर दिया जाएगा। बीजेपी के दावेदारों की बात करें तो बीजेपी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत, इनके अलावा बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल भी दावेदार हैं। अपने जिला संगठन को और वहाँ के जो हमारे चुनाव की जो हमारी टोली है, उस टोली के बाद कितने नामों की जानकारी है, वो सब नामों लेते हुए फिर स्टेट पार्लियामेंट्री वोट के बाद हम लोग पैनल बनाकर केंद्र को भेजेंगे। कांग्रेस में भी असली घमासान कैंडिडेट को लेकर नजर आने वाला है। चुनाव अधिसूचना जारी होते ही मंगलवार को पार्टी ने कैंडिडेट चयन के लिए 4 ऑब्जर्वर तैनात कर दिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पूरा केदारनाथ चुनाव अधिसूचना का इंतजार कर रहा था। हरीश रावत का कहना है कि बद्रीनाथ जी ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, अब केदारनाथ जी भी आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो पूर्व विधायक मनोज रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुंवर सजवान, कांग्रेस नेता लक्ष्मण रावत भी दावेदार हैं। और कब कांग्रेस को जिताएं
ताकि भाजपा को उसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके लिए एक सबक सिखाया जाए। और केदारनाथ क्षेत्र में तो भाजपा ने पहले ही बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं। सबसे बड़ी गलती तो वहाँ के लोगों की आजीविका पर डाका डाला है भाजपा ने जो। केदारनाथ चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सियासी रण का आगाज हो चुका है। पार्टियां कुछ भी दावे करें, फैसला केदारनाथ की 90,000 की जनता को करना है। हरिद्वार से पुलकित के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा होने के साथ कांग्रेस के ऑब्जर्वर की लिस्ट भी बदल गई है। अब केदारनाथ में 2 की जगह कांग्रेस के 4 ऑब्जर्वर होंगे। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। साथ ही भुवन कापड़ी, वीरेंद्र जाती के साथ लखपत बुटोला को भी ऑब्जर्वर बनाया गया। कांग्रेस प्रभारी शैलजा ने नई लिस्ट जारी की है। केदारनाथ चुनाव की घोषणा के बीच बद्री केदार मंदिर समिति के कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर है। टेम्परेरी कर्मचारियों को वन टाइम सेटलमेंट दिए जाने पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएम ऑफिस की तरफ से तेजी से काम करने के लिए सचिव धर्मस्व हरिचंद सेमवाल को लेटर भेजा गया और कहा गया है कि जल्द इसका शासनादेश जारी किया जाए। मुख्यमंत्री ने 6 अक्टूबर को अगस्त मुनि में इसकी घोषणा की थी और 10 दिन के अंदर ही सीएम की घोषणा पर एक्शन शुरू हो चुका है। बद्री केदार मंदिर समिति के कर्मचारी इसके लिए पहले ही मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे चुके हैं। इससे मंदिर समिति के 350 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। चमोली के गौचर में मामूली बात को लेकर 2 दुकानदारों में बहस के बाद मारपीट हो गई। उसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग सड़क पर उतर आए, जमकर हंगामा हुआ। कुछ जगहों पर आगजनी जैसी भी खबरें आई। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर दी। तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। गौचर में धारा 63 लगाई गई। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मैं सुबह दुकान में सफाई कर रहा था तो 2 ये मसाले वाले बाप बेटे आके स्कूटी को हटाने के लिए बोलने लगे कि रास्ते में खड़ी क्यों कर रखी है, हटा लो। इस चक्कर में वो गाली गलौज करने लगी, जिस चक्कर में थोड़ी सी बहस होने के बाद हाथापाई होगी और उसी को लेके हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये सारे जितने भी मोमडन लोग थे 80-90 इकट्ठा थे। कम से कम 20-25 तो लड़कियाँ थी, बच्चे थे। वहाँ इन्होंने सबने औरतों ने और सबने मिलके मुझे मारा, ईंट से मेरा सर पे भी मारा, जिससे बहुत खून बहा। एक विशेष समुदाय के लोगों ने, उनके पूरे परिवार ने मिलकर आज एक लोकल क्षेत्र के लोग जो बच्चा है उसको यहाँ पर आके मारा है। आप ये बताइए, हम ये बोलते हैं कि क्या लोकल के क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, क्या आप ये बाहर के लोगों से पिटेंगे? इसमें कोई भी किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। ये सारे पहाड़ी लोग एकजुट हो गए हैं, सबने अपनी दुकानें बंद कर ली है और ये बिल्कुल सही बात भी है। एक मैसेज है दोबारा से, क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले लव जिहाद का एक मैटर गौचर से हुआ था जिसमें सारे पहाड़ी एकत्रित हुए थे। उसके बाद दोबारा से आज की डेट में जिस प्रकार से पहाड़ी भाई को मारा गया है, एक मूल निवासी को मारा गया है, उसको लहूलुहान किया गया है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। एक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है 2 समुदायों के बीच, तो वहाँ मजिस्ट्रेट संतोष पांडे जी ने BNSS धारा 163 लागू कर दी है नगरीय क्षेत्र गौचर और कर्णप्रयाग में, और SP साहब के माध्यम से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ तैनात है। स्थिति अभी नियंत्रण में है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाए। देवभूमि में मसूरी और देहरादून में चाय और रोटी में थूकने के मामले में 2 मुस्लिम कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद माहौल गर्म है। त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है और साफ कह दिया है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद के बाद अब खाने में थूकने जैसी घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। मसूरी और देहरादून से 2 मुस्लिम कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे थूक जिहाद करार देते हुए कहा कि देवभूमि में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने मंगलवार को त्योहारी सीजन के मद्देनजर अफसरों की मीटिंग बुलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि त्योहारी सीजन में कोई इस तरह की करतूत ना करे। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी
बहुत तेज़ी से आ रहा है और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीज़न आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीज़न में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हिंदुवादी संगठन 2 कदम और आगे बढ़ते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के लोगों को अपनी मकान दुकान किराए पर ना दें, ताकि वो यहाँ पर व्यापार ही ना कर पाए। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर बाहरी मुस्लिमों को इसकी वजह बताया है कि अगर हमें थूक जिहाद को या इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को या जिहादियों को, देवभूमि को जो नरक बना रहे हैं, अगर इनको रोकना है तो इनको अपनी मकान जमीन दुकान नहीं देनी होगी, तभी जाके हम ऐसे लोगों को इस देवभूमि में रोक सकते हैं। तो हम चाहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में भी इन लोगों पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अब अपने व्यक्ति को कोई मूत्र वाली चाय, थूक वाले भोजन कराएंगे तो आपकी दुकान चलेगी। ये एक षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के मुसलमानों के कारोबार पर पड़ने वाला है। इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ यहाँ के मुसलमानों को इन तथाकथित जो बाहर से आ रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए और देवभूमि के स्वरूप को यथावत बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक थूक जिहाद पर बवाल मचा हुआ है। यूपी सरकार इसके खिलाफ विशेष अध्यादेश लाने की तैयारी में है, तो उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जल्दी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुद्रप्रयाग में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मरे हुए खच्चर को मंदाकिनी नदी में डाला जा रहा है, जबकि मरे हुए खच्चर को नदी में नहीं डाला जाना चाहिए बल्कि उसे दफनाया जाना चाहिए। लेकिन केदार घाटी में मरे हुए खच्चर को नदी में डाला जा रहा है। इस पूरे मामले में डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और अब खबर हरिद्वार से। यहां 2 कैदियों के जेल से भागने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने दोनों कैदियों को जेल से फरार होने में मदद करने वाले आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। जेल से फरार हुए पंकज का सुनील मौसेरा भाई है और जेल से भागने के बाद पंकज और राजकुमार सुनील के घर गए थे। एसटीएफ ने आरोपी सुनील को भेल की लेबर कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जेल में रामलीला के मंचन के दौरान 2 कैदी फरार हो गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई अहम विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यानी कुछ विकास योजनाएं शुरू की और कुछ को जनता को समर्पित किया, जिसमें सबसे अहम जमरानी बांध परियोजना है, जिसके विस्थापितों को मुख्यमंत्री ने मुआवजे के चेक के साथ जमीन का आवंटन किया। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को ऐतिहासिक करार दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की भी आधारशिला रखी। साथ ही हल्द्वानी में बनने वाले सिटी फॉरेस्ट पार्क की भी आज नींव रखी गई। मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को कुल मिलाकर हल्द्वानी में 17,229 लाख की 18 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, राज्य कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल मौजूद रहे। और इसके पूरा होने से जो आने वाले समय में अगले 25 सालों में 50 सालों में जो जल के क्षेत्र में जो पेयजल हो या सिंचाई का जल हो, जो एक चुनौती होने वाली है, एक संकट होने वाली है, उसका भी इस योजना के बन जाने से समाधान होगा। साथ ही जो भूजल, जिसका जल स्तर नीचे लगातार गिर रहा था, वो जल स्तर भी थमेगा और पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, हर दृष्टि से पूरे नैनीताल, उधम सिंह नगर, आसपास के क्षेत्रों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ ऑफिस में छापा मारा है। सीएम धामी ने आरटीओ की व्यवस्थाएं जांची और अधूरे पड़े काम की डिटेल मांगी। सीएम धामी ने यहां फाइलों को भी देखा है और कई जरूरी कागजातों को भी मांगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पिथौरागढ़ के गुंजी में समर्थकों के साथ धरना दिया। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक तरफ ओल्ड लिपुलेख से यात्रियों को कैलाश दर्शन करा रही है, लेकिन
स्थानीय लोगों को ओल्ड पुलिक नहीं जाने दिया जा रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने, कुमाऊं मंडल ने एक ही संचालक को ये इजाज़त दी है कि उली पुलिक के मार्ग से यात्रियों को ले जाए और वहाँ वो उनकी फोटोग्राफी करवा रहा है, छोटे कैलाश के दर्शन करा रहा है, जबकि जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं जो उस काम को कर रहे हैं, यहाँ ऑपरेटर जो है स्थानीय ऑपरेटर, उनको इजाज़त नहीं जा रही। यह अन्याय है और यहाँ के लोगों की ज़मीनें जिनमें वो खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं पीढ़ियों से, उनको आज अधिग्रहण किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है ये तुम्हारी नहीं है। अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी महाराज ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। दरअसल डॉन पीपी को जूना अखाड़े के कुछ संतों ने जेल में संन्यास की दीक्षा दी थी, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था। आनन फानन में जूना अखाड़े ने इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर इसकी जांच करवाई, जिसके बाद डॉन को अखाड़े से बाहर किया गया है। पूरी तरह से अखाड़े से बाहर कर दिया गया है, समझ गए? उन्हें अखाड़े के तरफ से पूरा बाहर कर दिया गया, कोई उनका लेना देन समझी से समाप्त कर दिया। तो अखाड़े के कुछ संत उसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कोई ऐसा है कि जो उसमें दशनामी कम थे, फर्जी वाले ज्यादा थे। हमारा बहुत बोलना ठीक नहीं है। आजकल जोड़ने का समय तोड़ने का नहीं है, समझ गए आप? तो कटो पटने वाली बात मत करो, जोड़ने की बात करो। देहरादून में सचिवालय के सामने शराब की दुकान पर 2 आईएएस ऑफिसर भिड़े हुए हैं। 15 दिन के लिए डीएम ने दुकान को सस्पेंड कर दिया, तो सरकारी कमाई को बचाने के लिए कमिश्नर ने डीएम का आदेश स्टे कर दिया। अब शराब का ठेका बंद है, लेकिन मोर्चे खुले हुए हैं। सचिवालय के सामने शराब की इस दुकान पर 8 अक्टूबर से सील लगी है। ठेके के बेसमेंट में खुलेआम शराब पीने की शिकायत पर डीएम सविन बंसल ने एक्शन लिया। 15 दिन के लिए शराब की दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। डीएम देहरादून ने अपनी धाक दिखाई तो एक्साइज कमिश्नर हरिचंद सेमवाल ने डीएम के आदेश पर ही रोक लगा दी। डीएम देहरादून को रोक बर्दाश्त नहीं हुई तो एक्साइज कमिश्नर को लेटर भेजकर रोक हटाने के पीछे की वजह भी पूछी। शराब की दुकान में अभी भी ताला लगा हुआ है और दोनों अफसरों के बीच टेंशन बना हुआ है। जिले में किसी भी शिकायत पर एक्शन का अधिकार डीएम को है, तो सरकारी टेंडर की दुकान से पैसा जमा कराने का काम एक्साइज कमिश्नर का है। जिस दुकान को बंद किया गया उससे 15 दिन में 75 लाख के नुकसान का अनुमान है और अगर दुकान बंद रहेगी तो सरकारी पैसा कौन भरेगा? सवाल पूछने पर डीएम कहते हैं कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन दुकान कब खुलेगी इस बारे पर कुछ नहीं बोले। कोई प्रकरण नहीं है, जो भी हुआ है विधि सम्मत हुआ है और इसमें कंसर्न ऑफिसर से हमारी बात भी हो चुकी है, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। सो ऐसा कोई क्लैश का इशू कोई किसी प्रकार का नहीं है। शॉप ओपन होगी या नहीं होगी सर, इस बात से जो भी विधि सम्मत ऑर्डर होगा उसका पालन किया जाएगा। डीएम कानून और नियम की बातें कह रहे हैं तो कमिश्नर हरिचंद सेमवाल के मुताबिक गड़बड़ी शिकायत पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन विभाग को कमाई के बारे में भी सोचना है। विभाग के नाते, विभाग के कमिश्नर के नाते हमारा ये दायित्व भी है कि आबकारी राजस्व का जो लक्ष्य राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, समयांतर्गत उसकी प्राप्ति हो। अगर उसमें कोई रुकावट आती है, कोई व्यवधान आता है तो उस पर ध्यान देने के लिए विभाग सजग रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। जहां तक अवैध माल विक्रय की या अनियमितताओं की समस्याएं हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो कार्रवाई हम कर भी रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। दोनों आईएएस अफसर सरकार के नुमाइंदे हैं और किसी भी आईएएस का काम सरकार के काम को आसान करना है, लेकिन अभी शराब की दुकान खोलने की तारीख डीएम नहीं बताना चाहते, तो जल्द दुकान खोलकर शराब बेचना एक्साइज कमिश्नर की मजबूरी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कोटद्वार के अलग अलग इलाकों में नशा करके सार्वजनिक जगहों पर हुड़दंग करने वाले 8 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनकी गाड़ियां जब्त की। हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड की मीटिंग पिछले करीब 8 महीने से नहीं हुई, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में कई काम अटके हुए हैं। रुड़की की कबालपुर शुगर मिल के कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में जिला अधिकारी से मुलाकात की और जल्द भुगतान करने की मांग की। विकासनगर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पताल प्रशासन डेंगू को लेकर अलर्ट है।
टिहरी में बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन कर रही है। कार्यकर्ता घर घर जाकर सदस्य बना रहे हैं। बागेश्वर के डीएम आशीष भट्टगाई ने स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए खुद मिड डे मील खाया। ऋषिकेश में गंगा में बढ़ते प्रदूषण और तेजी से कम हो रही मछलियों की संख्या को देखते हुए अलग अलग प्रजातियों की मछलियां गंगा में छोड़ी गईं। अल्मोड़ा में सफेद छड़ी दिवस पर दृष्टिहीन संघ में गोष्ठी की और कहा किस तरह से सफेद छड़ी के रूप में सुरक्षा मिलती है। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तरकाशी और बड़कोट में पानी की समस्या का मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने जल निगम के निदेशक को तलब किया और पूछा लोगों को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। कोटद्वार में इन दिनों जगह जगह बिछाई जा रही पाइपलाइनों ने शहरवासियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खुदाई के दौरान कई जगहों पर जल संस्थान की पाइपलाइन टूटी है। ऑल वेदर रोड की दुर्दशा के कारण पिथौरागढ़ और चंपावत की कनेक्टिविटी लंबे वक्त से प्रभावित है। वहीं पर हेली सर्विस ने जिले में नमक का काम किया है। बॉर्डर के दोनों जिलों से चल रही हेली सर्विस बीते 10 दिनों से बंद है, जिस कारण फेस्टिवल सीजन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बॉर्डर की आवाजाही आसान बनाने में हेलीकॉप्टर सर्विस खासा अहम रोल अदा कर रही थी। हेरिटेज एविएशन के हेली की मदद से पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि चंपावत और मुनस्यारी के लोग भी आसानी से हल्द्वानी पहुंच रहे थे। लेकिन बीते 5 अक्टूबर से हेली सर्विस पर पूरी तरह ब्रेक लगा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। दूर दराज के इलाके हैं, गंभीर मरीज, कई बार उनको जल्दी पहुंचाना होता है हायर सेंटर, और उसके अलावा ये त्योहारी सीजन है। इस समय ये हेली सेवा अगर बंद है तो ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ी असुविधाजनक बात है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं जो नेशनल हाईवे है वो भी बीच बीच में दिक्कत रहती है, उसमें भी। 2 जिलों के लोगों के साथ ही ये हेली सर्विस आदि कैलाश यात्रियों के लिए भी खासी मददगार साबित हो रही थी। जो सैलानी रोड का पहाड़ी सफर 7 घंटों में तय कर यहाँ पहुँच रहे थे, हेली की मदद से उनका ये सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो रहा था। लेकिन तकनीकी कारणों से हेली सर्विस बंद होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। असल में चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहीं जाने वाली ऑल वेदर रोड लंबे समय से खराब है, जिस कारण लोगों की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। हेली सेवा के संबंध में ये चूंकि डीजीसीए के स्तर से कोई जो रूटीन इंक्वायरी और बाकी सबका मामला था, तो मेरी इसमें पहले भी जैसा कि मैंने बताया था कि जो इनके कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनसे लगातार बात चल रही थी। अगले कुछ दिन में निश्चित ही ये हेली सेवा फिर से प्रारंभ हो जाएगी। हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं चलने से मुनस्यारी का पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। असल में बरसात के बाद मुनस्यारी में जमकर टूरिस्ट पहुंचते हैं, लेकिन हेली सर्विस के बंद होने से पर्यटन कारोबारियों को खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब लोग टकटकी लगाकर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हेलीकॉप्टर सर्विस एक बार फिर से शुरू होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।